संज्ञा पढ़ने के बाद आज हम विकारी शब्दों में दूसरे नंबर का विकारी शब्द पढ़ेंगे। नंबर 2 सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम, सर्व मतलब सभी, नाम मतलब नाम कि सबका नाम। अगर हम बात करें कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम पहले हमने पढ़ा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या करते हैं? संज्ञा। अब उनकी जगह अगर कोई शब्द प्रयुक्त किए जाएंगे तो वो कहलाएंगे सर्वनाम, यानी सबका नाम। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो हम लिख सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अपन कहें राम खाना खाता है, तो राम एक नाम है तो ये एक संज्ञा है। लेकिन मैं कहूं वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो वह क्या है? सर्वनाम हो जाएगा वह। आगे देखिए सर्वनाम की कुछ विशेषताएं हैं। सर्वनाम से वाक्य में पुनरावृत्ति दोष का परिहार होता है। सर्वनाम से वाक्य में जो पुनरावृत्ति दोबारा शब्द आने के जो चांस होते हैं उस दोष का निवारण होता है। परिहार मतलब निवारण होता है। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में वाक्य की जो अभिव्यक्ति होती है, वाक्य की जो अभिव्यक्ति होती है उसमें सुंदरता आ जाती है, यानी कि शुद्धिकरण अच्छे से आ जाता है। और आगे आता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो 4-5 चीजें देखो। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्व यानी कि सब, और नाम मतलब नाम, तो सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। सर्वनाम का जो परिभाषा है वो है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया, राम खाना खाता है। अब अगर हमें राम नहीं बोलना हो, राम क्या है? एक नाम है, तो ये क्या है? एक संज्ञा है। अगर मैं कहूं वह खाना खाता है, तो ये वह किसके स्थान पर आया? ये संज्ञा के स्थान पर आया ना। तो लिखा ना हमने कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 भेदों को हम इधर बना लेते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 भेद देखिए आप। हाँ बिल्कुल बढ़िया, गमले के साथ बनाएंगे हम इसे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 बात करें हम, तो नंबर 1 आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। फिर हम बात करें नंबर 2, तो नंबर 2 आ जाएगा आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक। अब देखिए नंबर 3 आ जाएगा आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये नंबर 3। फिर इधर लिख देते हैं हम नंबर 4, यहां लिख देते हैं। नंबर 4 आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हम लिख देते हैं नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट हम लिख लेते हैं नंबर 6। नंबर 6 आता है अपने निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम याद करना बहुत ही आसान है। यहां हम लिख दें सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। देखो, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, प से आएगा पुरुषवाचक, प से आएगा प्रश्नवाचक। 2 तो प हो गए, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक, एक निश्चय करना है और एक अनिश्चय करना है।
पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, फिर आगे देखो आप संबंधवाचक और निजवाचक। इस प्रकार हमने कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अब हम इनको एक एक पढ़ेंगे सारे भेदों को। पहले आप अब 6 भेदों में से पहला सर्वनाम पढ़ेंगे हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 डाल दें आप इनके भेदों में। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो सीधी सी परिभाषा है कि वे सर्वनाम जो पुरुष के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, वे, मुझे, मुझको, मेरा, मेरे लिए, उनके लिए, उसके लिए, यानी कि किसी न किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। वो कौन से सर्वनाम होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी कि जो शब्द कह सकते हैं हम कि पुरुष के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे 1-2 उदाहरण लिखा दो इसका मैं आपको। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो ये जो मैं शब्द आया ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये मैंने खुद के लिए यानी कि पुरुष के लिए प्रयुक्त किया है। मान लो मैं कहूं मैं तुम पढ़ो, तो ये मैंने तुम्हारे लिए प्रयोग में किया है, तुम, तो तुम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर मैं कहूं वह आ रहे हैं, वह आ रहे हैं, अब वह किसके लिए क्या? जो आ रहे हैं, जो यहां पर मौजूद नहीं। मैं तुम्हें हो गया, तुम आप हो गए, और वह कौन? जो यहां पर मौजूद नहीं है। तो ये भी क्या होते हैं? पुरुषवाचक, यानी कि पुरुष के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो किसके लिए क्या क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, तुम, वह आदि, और भी हो जाएंगे, मैं, तुम, वह आदि। अब हम बात करें कि ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक ही लाइन में समझ आ जाएंगे। पहला होता है इसका भेद नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। दूसरा इसका भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। तीसरा इसका भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 भेद होते हैं सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के। सर्वनाम के तो 6 होते हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के अगर पूछे तो 3। तो पुरुष शब्द में भी 3 ही शब्द हैं, 1 2 3। इसके भेद भी 1 2 3। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष। दूसरा देखो आप मध्यम पुरुष। तीसरा अन्य पुरुष। आपको क्या याद करना है? उत्तम, मध्य, अन्य। उत्तम, मध्य, अन्य। अब हमेशा आपने देखा होगा उत्तम कौन होता है? हमेशा सब व्यक्ति अपने आप को उत्तम समझते हैं। मैं उत्तम किसे समझते हैं? अपने आप को, यानी कि मैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि वे सर्वनाम जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है वो क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक। कैसे कहलाते हैं? जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना खाता हूँ, या मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे वहां जाना है, यानी कि मेरे लिए जो भी सब सर्वनाम बोलूंगा ना मैं, वो सब किस में आ जाएंगे? उत्तम। जैसे मैं कह सकता हूँ, मुझे कह सकता हूँ, हम कह सकता हूँ। हम घूमने गए, तो वो हम भी किसके लिए लिया? मैंने मेरे लिए लिया ना। यानी कि वे सर्वनाम, सीधा सा आप याद रखना, आई यानी कि मैं, यानी कि खुद के लिए आप जितने भी सब सर्वनामों का प्रयोग करते हो वो सब किस में आ जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। मध्यम में क्या आ जाएगा? मध्यम में आ जाएगा तुम, यानी कि यू, तुम्हारे लिए। हम जिन सर्वनामों का प्रयोग हमारे सामने जो व्यक्ति है उसके लिए करते हैं वो किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में। अगर खुद के लिए करते हैं तो किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में। और अगर मान लो यहां मैं भी हूं, आप भी हो, और हमारे के अलावा कोई दूसरे की बात करें हम कि वह आ रहा होगा, तो ये जो हमने वह सर्वनाम का प्रयोग किया, ये कौन सा? अन्य। भाई सामने थोड़ी है, सामने थोड़ी है। तो आप तो ऐसे याद रखना कि 2 महिलाएं जब आपस में बात करती है तो खुद की नहीं करती, दूसरा की तारी मारी करती, तीसरा की है ना, मतलब दोनों की नहीं करती, वो किसी तीसरे की बात करती है। तो जो तीसरे की बात करती है ना वो अन्य पुरुष है।
यानी कि वह, उसे, उसका, उसने, उसको, उसे, ये, वे, वो सब किस में आ जाएंगे? आपके अन्य पुरुष में। सामने वाले की बात करें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, ये सब किस में आ जाएंगे? मध्यम में। और अपने बारे में बात करें तो हो जाएगा मैं, मुझे, हम, हमारा, हमारे लिए, मुझको, मुझसे, ये सब क्या होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम में पहला भेद बड़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। जो खुद के लिए बात की जाए, खुद के लिए बोलने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, वे उत्तम पुरुषवाचक होते हैं, जैसे कि मैं, मुझे, हम। मध्यम में सामने वाले के लिए जो हम बोलते हैं, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, बहुत सारे हो सकते हैं, अभी मैं बहुत सारे लिखा दूंगा आपको। और अन्य में क्या होता है? जो दोनों के अलावा तीसरे की जो बात की जाती है वो अन्य में आता है, वह, वे, उन्हें, उनका, ये सब किस में आ जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। लिखिए आप इनको। हाँ, अब दूसरा भेद पढ़ेंगे हम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 2 डाल लीजिए आप, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बिल्कुल, ये इसी से पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कब, कहाँ, कैसे, कौन आदि। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों आदि। जैसे हम इसमें उदाहरण लेंगे तो क्या वह लिख सकते कि वह कब आएगा। तो हमने क्या किया? यहाँ प्रश्न पूछा है कि प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग, अब यहाँ पर कब नहीं आएगा तो प्रश्न कैसे बनेगा? मतलब इसी से तो प्रश्न बनाने यहाँ पर। तो ये क्या है? यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मान लो दूसरा उदाहरण हम लें, वह कहाँ गया या जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। तो यहां पर भी प्रश्न किसे पूछा? इससे पूछा। तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तीसरा उदाहरण ले लो आप, वह कैसे आएंगे, वह कैसे आएंगे। तो ये भी क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 4 हम ले सकते हैं, वहां कौन बैठा है, वहां कौन बैठा है। तो ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से ये प्रश्न पूछने का पता चलता है या प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों को प्रयोग किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए आगे इसकी एक बहुत ही बारीक जो चीज है वो मैं आपको इधर बताता हूं आपको, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम तो हमने देख लिया कि ये है। अगर मान लो किसी प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के ठीक पहले किया जाता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं रहेगा। ये बात ध्यान रखना आप। यदि किसी सर्वनाम का प्रयोग, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का ना यहां लिख देता हूं, यदि किसी प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के जस्ट पहले किया जाता है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं रहेगा। वो क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। क्या बन जाएगा? वो सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए एक हम उदाहरण लिखते हैं, एक उदाहरण ले लो इसका। यहां देखो, जैसे तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी है, तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी है। अब यहां है तो प्रश्नवाचक, कौन सी आपको पता चल रहा है भाई, इससे हम प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या आ गई, ये
पुस्तक क्या है एक, और पुस्तक के जस्ट पहले हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया, संज्ञा के जस्ट पहले किया, तो ये आप संज्ञा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं रहा अब ये क्या हो गया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के ठीक पहले किया जाता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं रहकर क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण। जैसे हमने यहाँ देखा तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक क्या है, संज्ञा, उसके जस्ट पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। एक और ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण, कौन लड़का भाग गया, ये भी देखो, अब आप प्रश्नवाचक है, कौन प्रश्नवाचक है, लेकिन लड़का क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के जस्ट पहले आ रहा है, इसलिए क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है भाई, सर्वनाम के 4 भेद है, उनमें एक भेद है सार्वनामिक विशेषण। तो ये क्या कहलाता है, फिर यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फिर सिंपल वो ऐसे थोड़े देगा, ऐसे भी जाने प्रश्न पूछने का भाव आ रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कब क्या है, ऐसे थोड़े देगा, वो ऐसे देगा। पहले ऑप्शन में फिर आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम देगा, लास्ट में सार्वनामिक देगा, तो ये हमें आना चाहिए। लिखो अब इनको बताए जाते हैं। तो अब ने 3 नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम, लिख लो आप, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम बात करें कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी कि वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना या कर्म के बारे में बताए हमें। यानी कि हम लिख सकते हैं कि निश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना या कर्म आदि, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, इस घटना या कर्म आदि के बारे में हमें जानकारी दे, निश्चित, तो उसे कहेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें कुछ उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे वह, इसके अलावा आ जाएगा इसमें यह, इस, उस आदि। यानी कि वे सर्वनाम जिनका किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या कर्म आदि के लिए निश्चित करने के लिए हम प्रयोग में करते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें पहले हमने देखा वह, यह, इस, उस आदि। जैसे हम यहाँ उदाहरण ले सकते हैं इसके, पहला उदाहरण है आपके इसमें कि मैं बाजार से कुछ पुस्तकें लाया हूँ, मैं बाजार से कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें आप रख लीजिए, इन्हें आप रख लीजिए। अब इस वाक्य में समझो आप, इसमें अपने को देखना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, इन्हें, यानी कि वे सर्वनाम जो वस्तु, व्यक्ति, घटना या कर्म को निश्चित करने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं, वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। कि मैं बाजार से कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें, निश्चय किसे हुआ, इन्हें। जैसे आपके हाथ में पुस्तकें हैं, आप कह रहे हो कि मैं बाजार से कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें आप रख लीजिए। इन्हें शब्द से निश्चय आने भाई पुस्तकों के लिए बात की जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण इसमें कि यह लड़का मूर्ख है, वह विद्वान है, यह लड़का मूर्ख है, वह विद्वान है। यह लड़का मूर्ख है, वह विद्वान है, तो यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या आएगा, वह। यह क्यों नहीं आएगा, अब इसका भी वही कारण है जो हमने पहले नोट डाला था कि यदि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के ठीक पहले होगा तो सार्वनामिक विशेषण होगा। यहां पर भी वही चीज है कि यदि निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के ठीक पहले होगा तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। यानी कि यहाँ पर ये नहीं है निश्चयवाचक सर्वनाम, दिख तो रहा आपको यह भाई, ये यहाँ भी लिखा दिया सर ने, लेकिन ये क्यों नहीं है, ये इसीलिए नहीं क्योंकि संज्ञा के ठीक पहले प्रयुक्त किया जा रहा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ कोई संज्ञा नहीं है, ये विशेषण है।
विद्वान व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, यानी कि विद्वान किसी की विशेषता बता रहा है ये, तो ये विशेषण है इसके पहले आ रहा है, तो ये यहाँ पर तो ये क्या है, ये अपने निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका हम ये दोनों लिख लो, पहले आप परिभाषा लिख लो इसकी, कि किसी, इसको समझ लीजिए आप, हमने अभी लिखा है कि यदि निश्चयवाचक सर्वनाम, ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, हम यहाँ एक बार इसको समझ लें, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अगर इसका प्रयोग किसके पहले किया जाए, संज्ञा के पहले किया जाए, अगर इसका प्रयोग संज्ञा के ठीक पहले किया जाता है तो यहाँ पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे पहला उदाहरण लिखिए आप इसमें, इस पुस्तक को तुम पढ़ो, पहला उदाहरण है इस पुस्तक को तुम पढ़ो, इस पुस्तक को तुम पढ़ो। अब यहां पर ये इस निश्चयवाचक है, लेकिन ये किसके पहले आ रहा है, संज्ञा के पहले आ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अब आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण और लिखो आप, यह घर मेरा है, दूसरा उदाहरण, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। अब यहां देखो आप, यह और घर क्या है, एक संज्ञा है, घर क्या है, संज्ञा है, तो ये जो यह सर निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये संज्ञा की जस्ट पहले आ गया, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो आप इसमें टिक कर लेना दोनों को, संज्ञा तो ये है और ये सार्वनामिक विशेषण है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ना। तीसरा उदाहरण लिखो आप, जैसे इसमें कि वे लोग कौन थे, वे लोग कौन थे, वे लोग कौन थे, देखो प्रश्न पूछने का भाव आ रहा है, लेकिन ये लोग क्या है, यहां पर संज्ञा है, और ये वे क्या है, ये निश्चयवाचक है, लेकिन यहां पर अगर संज्ञा के पहले आ गया तो ये क्या कहलाएगा, अब आपके सार्वनामिक विशेषण, ये क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो यही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है कि यदि निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के पहले किया जाएगा तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे हमने इन तीनों में देखा, ये पुस्तक संज्ञा है, इसके पहले आ रहा है इसलिए सार्वनामिक है, घर संज्ञा इसके पहले आ रहा है इसलिए सार्वनामिक है, लोग संज्ञा इसके पहले ही आ रहा है इसलिए सार्वनामिक है। ये तो वही है प्रश्नवाचक, लेकिन अपने को तो यहाँ ये पढ़ रहे हैं ना, तो इसका ध्यान रखना है। अब लिखे आप नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि किसी अनिश्चित व्यक्ति, यहां लिख सकते हैं हम, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, कर्म आदि, किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना, कर्म आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा, जैसे कोई, कुछ, किसी, कोई, कुछ, किसी आदि, यानी कि जिनसे हमें निश्चय न हो कि क्या हो रहा है। अगर उस बात का कंफर्म हो जाए तो निश्चय हो जाएगा, लेकिन हमें निश्चय नहीं हो, अनिश्चय, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे इसमें पहला उदाहरण है, देखो, तुम्हें कोई ढूंढ रहा है, तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। अब कोई से हमें थोड़ी पता चला कि कौन ढूंढ रहा है, तो ये कोई क्या है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। अब उसे पूछो भाई कौन ढूंढ रहे थे, तो बता कौन ढूंढ रहा है मुझे, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण इसका, चाय में कुछ गिर गया। अब चाय में क्या गिर गया भाई, ये तो पता ही नहीं चला हमें। कुछ क्या है, अनिश्चय भाई, कुछ, अब कचरा भी हो सकता है, मक्खी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो मिट्टी भी हो सकती है, कंकर भी हो सकता है, तो इससे आपको पता नहीं चल रहा कि क्या गिरा, तो ये कौन सा सर्वनाम है,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा उदाहरण देखो इसका, बाजार में कुछ खा लेना। बाजार में कुछ खा लेना। अब यहां भी देखो आप कुछ, अब कुछ में कुछ भी आ सकता है, जलेबी, कचौरी, समोसा, आपकी इच्छा हो जो खा लेना, मतलब कुछ खा लेना मतलब, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। एक उदाहरण और है आपकी इसमें, वह किसी को, ये तो आ गया ना, वह किसी को ढूंढ रहा है। यहां तो आया था हमने कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा है, और एक आता कि वह किसी को, वह किसी को ढूंढ रहा है। अब वह किसी को ढूंढ रहा है, किसी को मतलब किसी को भी हो सकता है। अब ये थोड़ी कंफर्म है कि किसको ढूंढ रहा है, वो किसी को ढूंढ रहा है। अब वो पता नहीं किसको ढूंढ रहा है, तो ये देखो आप, कोई, कुछ, यहां भी कुछ और किसी को, यानी कि मेन तो ये दो ही हैं, कोई, कुछ। अनिश्चयवाचक में ये दो ही आते हैं, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, या फिर अपन कहते कुछ सामान लाओ, कुछ चीजें वहां रख दो, यानी कि कुछ में और कोई किसी में, कोई कुछ, यानी कि इनके निश्चय नहीं होता कि कौन सा किस चीज के बारे में बात की जा रही। तो ये लिख लो पहले, आप दोनों लिखो, पहले परिभाषा लिखो कि किसी अनिश्चित व्यक्ति, देखिए पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि वे सर्वनाम जिनका प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं इनके कुछ उदाहरण, जैसे जो, सो। भाई ये सर्वनाम क्या होते हैं, युग्म रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। एक वाक्य में दो आएंगे एक साथ, जो, सो, जिसे,